हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे सिंटैक्स में एक दूसरा पार्ट आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन एंड एग्रीमेंट, यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ एग्रीमेंट कैसे यूज होता है। सबसे पहले आप जानेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन किसको कहते हैं। इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे नंबर ए में देखेंगे देखिए, वर्डी का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले रहता है समबडी, एनीबडी और लास्ट में वर्डी दिया रहता है। तो इसके साथ कैसा एग्रीमेंट होता है? ऑलवेज बिहेव्स एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड शो the verb must be singular। यानी ऐसे जितने भी वर्डी वाले वर्ड आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसको somebody, anybody, everybody, नो वर्डी होता है ना। ध्यान में हमेशा रखना है कि अलग वर्डी को कभी नहीं लिखेंगे। जब भी वर्डी को लिखेंगे तो एक वर्ड में लिखेंगे, क्योंकि एक प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। कुछ लोग ऐसा अक्सर गलती कर देते हैं, सम इधर बड़ी अलग, एनी अलग वर्डी अलग। ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। ऑलवेज सिंगल वर्ड की तरह लिखा जाता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। अब इसका देखिए कोई भी एग्जाम्पल आपको देना है तो दे सकते हैं इसमें। As anybody helped you, देखिए यहाँ ऐसे कि इंट्रोगेटिव में है तो पहले हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आ गया, या फिर मान लिया बाद में लिखते हैं एवरीबॉडी नोज दिस फैक्ट। एवरीबॉडी के साथ देखिए नोज आया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इसी फॉर्मूला पर चला है। नोबडी हैज हेल्प्ड अस। समबडी पर भी देख लेंगे, समबडी इज कॉलिंग यू। देख सकते हैं सबका। जब भी इसके साथ कोई वर्ब आएगा तो हमेशा सिंगुलर होगा। ये समबडी, एनीबडी, एवरीबडी सबके साथ एक है। सेकेंड में देखेंगे कुछ ऐसे भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो वन लास्ट में रहता है। इसमें बडी और इसमें वन। ऑलवेज behaves as a singular subject and show the verb must be singular। इसका चूंकि सब्जेक्ट वन आता है लास्ट में, जैसे बॉडी देखा उसी तरह से वन आता है। अब इसमें देखिए कैसा वर्ड होता है, someone, anyone, no one, everyone। इसमें एक चीज बहुत विशेष बात है, ध्यान रखेंगे। जब कभी वन को अलग अलग करके लिखा जाए तो ये वस्तु को दिखाता है, और जब सिंगल वर्ड की तरह लिखा जाए तो ये व्यक्ति को दिखाता है। दोनों में यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसको बहुत कम ही लोग जानते हैं, और यहाँ तक कि मैंने देखा कि बहुत सारे मार्केट में ऐसे बुक्स है इसका उन्हें पता ही नहीं राइटर को, और पता नहीं कैसे लिख देते हैं अलग अलग करके और व्यक्ति के लिए दिखा देते हैं। अब जैसे कोई सामान जाते हैं लाने के लिए मार्केट में, दुकानदार कहता है विच वन आई गिव यू सर, तो आप कहते हैं प्लीज गिव एनी वन।
तो वहाँ एनी और वन में क्या होता है, एक ब्रेक होता है, यानी दोनों अलग अलग टर्म होता है, तो वस्तु को दिखाएगा। लेकिन जब किसी पर्सन को शो करेंगे तो हमेशा सिंगल वर्ड में लिखेंगे। अब अक्सर बुक में ऐसा देखेंगे, इस तरह की गलतियां रहती है, लेकिन आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब हो गया, वर्ड वन में आ गया। अब इसको जब यूज करेंगे तो इसके साथ का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। समवन इज डिस्टर्बिंग अस, ऐसे देखिए, इज एनीवन कॉलिंग मी। नो वन में हाइफन इसलिए लगता है कि ओ लास्ट करता है और ओ से शुरू होता है। इस तरह का बहुत सारे वर्ड, जैसे कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, दोनों तरफ अगर सेम लेटर आता है ओ के साथ तो इसमें हाइफन दिया जाता है, इसलिए इसको हाइफन देना ज्यादा अच्छा होता है। नो वन इज रेडी एट, ऐसे। एवरीवन का भी आप लिख सकते हैं, एवरीवन नोज एवरीथिंग, इस तरह से लिखिए। सभी में देख रहे हैं ना कि जितना भी सब्जेक्ट आया है ये सभी सिंगुलर है। और इसके साथ अब यहाँ नंबर 3 में देखेंगे आप, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड चेंज होता है ना, जैसे वर्डी एंड वन, यानी वर्डी और वन से अगर सब्जेक्ट शुरू होता है, जैसे समबडी या समवन रहता है, तो वर्डी एंड वन सेंटेंस may be used in question tag। क्वेश्चन टैग में अगर इसका यूज होता भी है, अगर प्रोनाउन इज इन डिफरेंट वे। देखिए डिफरेंट वे में कैसे होता है, यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। अभी तो मैंने कहा कि बॉडी और वन जब भी आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब सिंगुलर होता है तो प्रोनाउन प्लूरल कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर होता है, स्पेशल केस हो गया है। जैसे समवन, या आप लिखेंगे समबडी, एनीवन, anybody, no one, nobody, everyone, everybody। सबको देख लेंगे इसमें, ये सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब इसके साथ का जब क्वेश्चन टैग आ रहा तो क्वेश्चन टैग कंडीशन क्या होता है, देखिए इसमें कंडीशन होता है, यदि यहाँ पर डज हो या V5 हो, V5 यानी सिंगुलर फॉर्म हो, ये भी सिंगुलर फॉर्म है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कैसे बनेगा, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो आएगा ये हमेशा दे में आएगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अगर नेगेटिव रहेगा तो कंडीशन बदलता है, अफर्मेटिव रहेगा तो बदलता है। तो डूडल या V5 है अगर इसमें, तो यहाँ पर मान के चलिए कि दे आएगा, तो दे आएगा तो प्रोनाउन भी तो चेंज होगा। अब जैसे अगर मानिए देखिए नेगेटिव लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा ऐसे डोंट, क्यों, क्योंकि दे के साथ डज नहीं लग सकता है, V5 नहीं लग सकता है। और यहाँ अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें डज लगा देंगे, दो कंडीशन देख सकते हैं। और अगर नेगेटिव आपको इधर अगर है पहले से तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डू दे, इस तरह से। सेकेंड में मान लिया आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आ रहा इज आ रहा है, तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, दो कंडीशन। नेगेटिव की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव रहेगा तो बदलेगा। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आरंट दे, या फिर अगर इधर नेगेटिव है तो इधर अफर्मेटिव होगा, तो ये हो जाएगा आर दे।
इस तरह से। फिर चलिए अगला देखिए, यहाँ पे ग्रुप है, देखिए इज है यानी इज एम आर का एक ग्रुप होता है, तो एम का तो कंडीशन है आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एम लगेगा ही नहीं थर्ड पर्सन में, जब भी लगेगा टी जे आर, तो सिंगुलर जो भी फॉर्म है उसी का प्लूरल रहता है। अब जैसे हैज का ग्रुप होता है, तो यहाँ पर हैज है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हैवंट दे या तो होगा या फिर हैव दे होगा, ये दो कंडीशन लेके चलना है यहाँ पर, ऐसे ध्यान में रखिएगा। फिर जैसे आपको करते हैं वाज, यहाँ वाज है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वजंट, तो वजंट तो होगा नहीं ना, तो यहाँ पर करना पड़ेगा वरंट दे, इस तरह से देखिए, और नहीं तो वर दे, इस तरह से अंतर। और इधर जो भी पार्ट होगा सिंगुलर फॉर्म, इसका इधर हम प्लूरल फॉर्म लिख देंगे। वाज वेयर का ग्रुप होता है, इज एम आर का ग्रुप होता है, हैज हैव का ग्रुप होता है, डू डज का ग्रुप होता है, डू और डाइज एक ग्रुप में आता है। तो जो प्लूरल फॉर्म होगा उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। ये स्पेशल केस क्वेश्चन टैग में आता है वर्डी और वन के सेंटेंस में, ये और जगह लागू नहीं होता है, स्पेशल केस होता है। तो ये देख लीजिए इसमें। चलिए नंबर 4 में देखेंगे, कुछ ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिसके लास्ट में थिंग लगा रहता है। इज ऑलवेज सिंगुलर एंड शो द वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। अब इसमें देखिए कैसा होता है, जैसे एवरीथिंग, ये भी एक वर्ड की तरह आता है, हमेशा ध्यान देंगे। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। देखिए चारों इसमें सब सेम रहता है, खाली वन बॉडी और यहाँ थिंग है। तो ये भी एक वर्ड की तरह चलेगा और हमेशा ये सिंगुलर होगा, इसके साथ का वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इज एवरीथिंग ओके, समथिंग इज रॉन्ग, is anything suitable for us, nothing is impossible। देखिए इस तरह से आपने देख लिया कि जितना भी इसमें एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग आया, ये सभी के सभी हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब यहाँ देखेंगे 5 नंबर में, वन ऐसे एक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन वन एक सब्जेक्ट भी होता है। क्या होता है, जैसे वन, इफ ऐसे लिख सकते हो, वन इज ऑल्सो एन इंडिफिनिट प्रोनाउन। एक इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है इफ इट इज अ सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट रहे ऐसा तो द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। क्यों ऐसा, क्योंकि वन प्लूरल कैसे होगा, वन का मतलब कोई एक होता है, तो एक होता है तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे वन इज डूइंग रॉन्ग विथ अस। यहाँ देखिए वन को क्या किया हमने, सब्जेक्ट बना लिया, तो जब सब्जेक्ट बना लिया तो आने वाला वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। चलिए अब 5 नंबर है, 6 में देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वन ऑफ का कंसेप्ट आता है, जैसे वन ऑफ,
वन ऑफ का मतलब क्या है, ज्यादा रहेगा तब उसमें से न कोई एक होगा। इसलिए वन ऑफ का हमेशा जब भी आता है तो स्पेशल कंडीशन समझिए कि वन ऑफ प्लस प्लूरल, ऐसे हम यहाँ चूंकि प्रोनाउन बता रहे हैं अभी तो प्रोनाउन लिख देंगे, या फिर यहाँ नाउन भी रहे तो कंडीशन सेम रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, नाउन प्रोनाउन दोनों सेम कंडीशन में आता है, लेकिन प्रोनाउन जब भी रहेगा यहाँ तो प्लूरल रहेगा, यानी ये पार्ट हमेशा प्लूरल है। लेकिन क्या होगा, वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, क्योंकि अनेक में से एक ही बात हम कर रहे हैं। वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक होता है। आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए अब ऐसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे। यहाँ देखिए प्रोनाउन का नहीं है, नाउन का कंसेप्ट, लेकिन एक प्रोनाउन का कंसेप्ट आपको देते हैं। जैसे वन ऑफ अस, हम में से कोई एक, वन ऑफ अस इज डूइंग सच वर्क। या फिर आप कहते हैं वन ऑफ यू इज अ ट्रेटर, तुम में से कोई एक है जो गद्दार है। या फिर लिखते हैं वन ऑफ देम हैज डन दिस वर्क। यहाँ पर देख सकते हैं सभी में वन ऑफ सभी में आया है। इसके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो एक चीज और ध्यान देंगे, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। प्रीपोजिशन के बाद जब भी आता है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और नाउन में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इतना ही फर्क पड़ता है कि प्लूरल में सब है। देखिए ये भी प्लूरल है, ये पूरा का देख रहे सिस्टम, ये सभी प्लूरल होता है। यानी इसके साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा। अब यहाँ पर स्पेशल एक देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इसके साथ का एग्रीमेंट कैसा होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में जनरली हु, विच, सबसे अधिक 3 वर्ड जो है ना देख रहे हैं इसी का यूज होता है, हु, विच, डैट। इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको? इसका मीनिंग हिंदी में अगर आप देखें तो जो या जो की। यहाँ पर हु का मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, कौन का सेंस नहीं है, डैट का मतलब वह का सेंस नहीं है, विच का मतलब किस या किसका सेंस नहीं है, एक केवल जो या जो की। इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है कि न सिंगुलर है न प्लूरल। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए neither singular nor plural, इसको कोई मतलब नहीं। तो फिर इसका एग्रीमेंट कैसे होता है इसको आप देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर एक बनाइए कंडीशन, कैसा होता है, हु, विच, डैट, ऐसे लिख दिए। देखिए यहाँ पर जो ये पोजीशन होता है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट का पोजीशन होता है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर ग्रामर की भाषा में कहें एंटीसीडेंट इसको कहते हैं। एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, पहले आने वाला। फिर यहाँ का कंडीशन देखिए आता है, यहाँ हो सकता है कि एक से ज्यादा भी वर्ब आवे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे होता है। देखिए इसी स्ट्रक्चर पर आपको लेके चलना है, इसको समझना है। यहाँ जैसा सब्जेक्ट होगा इससे कोई मतलब नहीं है सब्जेक्ट में, भले उसका और कंडीशन बदलेगा कि जैसे हु आता है तो किसी पर्सन के लिए आता है, विच आता है तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, और डैट का यूज दोनों के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है। तो ये फिर स्पेशल कंडीशन, ये प्रोनाउन का पार्ट हो जाता है। यहाँ सिंटैक्स की नजर से देखेंगे कि वर्ब कैसा हो, ये वर्ब से हमारा दिखना है। तो यहाँ मेन देखेंगे हम इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ से यहाँ गाइड हो गया सीधे सिंगुलर वर्ब। अच्छा वर्ब दोनों का, दो वर्ब रहेगा तो दोनों का कंडीशन सेम रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन है, इसलिए ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कॉमन है तो दोनों का वर्ब सेम रहेगा। अब यहाँ पर जो भी होगा, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब,
प्लूरल वर्ब। इसी कंडीशन से यहाँ पर आता है, बस यही ध्यान में रखना है। अब जैसे कोई सेंटेंस बना के अब देख लीजिए, द स्टूडेंट हु labors toil and moil gets सक्सेस। यहाँ देख सकते हैं इस तरह का सेंटेंस है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आया, रिलेटिव प्रोनाउन आया। इसके पहले एंटीसीडेंट जो देख रहे हैं ये क्या है, सिंगुलर में है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए इसके साथ का जो वर्ब आया सिंगुलर वर्ब आया, यहाँ पे जो आया सिंगुलर वर्ब आया, ऐसे देख सकते हैं। सेंटेंस कितना भी बड़ा उससे हमें कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला आपका ठीक रहना चाहिए, स्ट्रक्चर पर कमांड होना चाहिए। अब जैसे हम लिखते हैं इट इज आई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। इट को नहीं देखेंगे क्योंकि इट के लिए तो इज आ गया, लेकिन हमें देखना रिलेटिव के जस्ट पहले कौन आ रहा है। तो इट इज आई हु एम डूइंग दिस, इसमें हम एक ही वर्ब की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखेंगे हु, तो हु के पहले एंटीसीडेंट आया है आई, तो आई के साथ क्या लगता है ये देखना है, तो आई के साथ एम लगता है, तो लग गया इसमें। यानी इसमें पूरी तरह से आपको ही ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले का सब्जेक्ट क्या। और इसमें एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे, यह जो एंटीसीडेंट होता है ये हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म में रहता है। यानी यहाँ पर अगर लिख देते इट इज मी, तो ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा होता, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट हो जाता, तो मी एम थोड़े ना बोलते। अब जब भी सब्जेक्ट वर्ब देते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब के अनुसार तो देते नहीं है। तो जब इसको मी कर देते तो ये मी के साथ एम कैसे लगता है। तो यहाँ ये भी ध्यान में आपको, ये जब यद्यपि ये प्रोनाउन का कंसेप्ट है फिर भी इससे जुड़ा हुआ होने के चलते मैं कुछ बताता हूँ इसको, कि ताकि आप समझे। प्रोनाउन में जब चैप्टर में आऊंगा तो फिर वहाँ और स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट आता है, हमेशा इसी पर ध्यान देंगे कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले देखेंगे, सबसे और कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि इसके पहले का सब्जेक्ट कैसा, इसके साथ वर्ब एग्री कर रहा है कि नहीं। अगर वर्ब एग्री कर रहा है इसका मतलब कि सही है। तो इस तरह से आप आसानी। अब यहाँ सेकंड में देखेंगे कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, इसको इस पर देखेंगे। यानी वन ऑफ के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट आता है, तो कैसे बनता है, तो लिखेंगे इसको इफ वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन प्लस, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कंडीशन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। देखिए यहाँ तक कंडीशन देखना है। अब इसमें ये देखना है कि कैसे आता है, यानी यहाँ वन ऑफ है, अभी आपने देखा कि वन ऑफ के बाद का जो वर्ब होता है वो कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है। लेकिन वन ऑफ अगर रिलेटिव प्रोनाउन में आवे तो कैसा होता है, इसको आप एक स्ट्रक्चर पर बना लेते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट दिया रहेगा, यहाँ वर्ब भी रहेगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ दिया रहेगा वन ऑफ, ये मेन लिखना, वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट कहे या नाउन प्रोनाउन, जो भी आप लिखते हैं प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ कंडीशन आता है हु विच डैट, देखिए ये मेन कंडीशन है। इसके बाद का ये यहाँ मेन वर्ब को देखना है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लूरल वर्ब। ऐसा क्यों होता है, वन ऑफ ठीक है आया है, लेकिन वन ऑफ के साथ एक और कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के नजदीक कौन है, ये। तो जो इसके नजदीक रहेगा उसके अनुसार हम वर्ब दे देते हैं। जैसे देख सकते हैं ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन who have served the country।
देखिए इस तरह से। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं, हु है, हु के पहले मेन, इसका मतलब इसके अनुसार प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म है, नाउन का प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ हैव लगा दिए, यानी जो नियरेस्ट होगा उसके साथ लगा देंगे। लेकिन हर कंडीशन एक जैसा नहीं होता, यहाँ पर एक डिफरेंट कंडीशन फिर आ जाता है। इफ ओनली comes before one of the verb must be singular। ये स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर वर्ब जो आता है ना वो सिंगुलर हो जाता है। स्पेशल जैसे आप देखेंगे, he is the only one of my friends who has supported me। देखिए स्पेशल केस यहाँ पर आ गया। अभी देखने आपके ऊपर क्या देखा आपने कि वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल, वो अगर क्या रहता ही है तो प्लूरल रहता है तो वर्ब प्लूरल हो गया रिलेटिव के जस्ट पहले के अनुसार। बट यहाँ पे कंडीशन फिर चेंज हो जाता है कि ओनली अगर दिया रहे, इस कंडीशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि ओनली दिया हुआ है, उसके बाद फिर वन ऑफ भी आया है, और वन ऑफ आएगा तो ये प्लूरल तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करता है। ओनली जो है ना उसका नेचर होता है जो पर्टिकुलराइजेशन के लिए यूज होता है, यानी इसको सिंगुलर बना देता है। तो ये सिंगुलर देखिए यहाँ पर हु है तो हु के पहले प्लूरल है, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं किया। यहाँ ओनली को ध्यान में रखते हुए और इसका वर्ब कैसा हो गया, सिंगुलर हो। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कि ओनली दिया रहेगा तो इसके साथ प्लूरल होने के बावजूद भी आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा।